हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। चैप्टर 4 की आज की वीडियो में हम बात करेंगे। चैप्टर 3 की जो वीडियो है ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जो चैप्टर 4 है वो आपका मेनली क्या डिस्कस करता है, वो करता है सीबीएसई, आईसीएसई या फिर राज्य बोर्ड के बारे में जो चीजें हैं उन सबको डिस्कस करता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके आंसर्स को देखेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथी हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि नोट्स जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। नोट्स कहें या फिर हम क्वेश्चन के आंसर कहें, अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, तो उनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धति की तुलना करें और अंतर करें। ये अंतर छात्रों के सीखने के अनुभव को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो आपको सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड का एक तो पाठ्यक्रम जो उनका सिलेबस है उसके बारे में समझना है। ठीक है, दूसरा मूल्यांकन करना है पद्धति का। ठीक है, साथ में इनका अंतर भी बताना है। और ये सारी चीजें किस प्रकार छात्रों के जो सीखने का अनुभव है उसको प्रभावित करती है, इसके बारे में है। आंसर को देखते हैं। सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धति की तुलना। भारत में शिक्षा प्रणाली में विभिन्न बोर्डों का महत्व है। ठीक है, भारत में केवल एक बोर्ड नहीं है एजुकेशन बोर्ड, कई सारे बोर्ड हैं। ठीक है, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई या फिर राज्य, जिनमें प्रमुख रूप से तीन बोर्ड शामिल है: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, भारतीय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद आईसीएसई और राज्य बोर्ड। ठीक है, इन तीन बोर्ड के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धति में कई महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, ये जो तीनों हमने बोर्ड के आपको नाम बताए, ये तीनों के सिलेबस में काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। मतलब पाठ्यक्रम इसमें क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, साथ के साथ इनकी मूल्यांकन पद्धति क्या है, इसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं जो छात्र के सीखने के अनुभव को प्रभावित करते हैं। ये हम इन तीनों बोर्ड के तुलना के विश्लेषण करेंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट इनकी तुलनाओं के बारे में और समझते हैं इन पॉइंट्स के। पहला आता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के बारे में हम पहली चीज देखेंगे। तो इसका पाठ्यक्रम किस बारे में है? राष्ट्रीय दृष्टिकोण। सीबीएसई में क्या बताया जाता है कि सीबीएसई का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर डिजाइन किया गया है। सीबीएसई का जो आप कह सकते हैं कि एजुकेशन का पूरा सिस्टम है या फिर उसका जो सिलेबस है वो राष्ट्रीय स्तर नेशनल लेवल पे तैयार किया गया है। ठीक है, मतलब नेशनल लेवल तक सारी चीजें आपको सीबीएसई में जो पढ़ाई है उसमें आपको देखने को मिलेंगी। और इसे भारतीय संदर्भ में वैश्विक मानकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। ठीक है, भारत के संदर्भ में, भारत को याद रखते हुए जो विश्व के आप कह सकते हैं मानक है, उनको देखकर यह ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। ठीक है, फिर आता है सीबीएसई के अंतर्गत विज्ञान और गणित पर जोर। सीबीएसई में आपको विज्ञान और गणित पर जोर देखने को मिलेगा। सीबीएसई का पाठ्यक्रम विज्ञान और गणित पर विशेष ध्यान देता है, जिससे यह मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, सीबीएसई में आप मेनली देखेंगे तो सीबीएसई के स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उनको मैथ या साइंस के ऊपर भी काफी ध्यान दिया जाता है, और भी काफी सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ध्यान दिया जाता है, पर मेनली अगर हम बात करें तो गणित और विज्ञान पे जोर दिया जाता है, ताकि मेडिकल या इंजीनियरिंग में जो प्रवेश परीक्षाएं हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम है, उनकी तैयारी सीबीएसई के पढ़ाई के दौरान ही की जा सके। पाठ्य पुस्तकों की बात करें, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जाता है, जो सरल और व्यवस्थित रूप से तैयार की जाता है। ठीक है, आप देखिए सीबीएसई में जो बुक्स आप पढ़ते हैं वो एनसीईआरटी द्वारा लिखी जाती हैं, एनसीईआरटी द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, साथ के साथ ये जो पुस्तकें हैं इनका उपयोग आप कह सकते हैं कि सरल भी होता है और वास्तविक रूप से तैयार की जाती है। ठीक है, और आपको पता होगा अगर आप बहुत बड़े गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनसे बेसिक नॉलेज प्राप्त करनी पड़ती है काफी अच्छे से, तभी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि बेसिक नॉलेज आपको एनसीईआरटी की बुक से ही बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आप हैवी नॉलेज के लिए आगे जा सकते हैं। मूल्यांकन पद्धति की बात करें तो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की बात करें, सीसीई, सीबीएसई में सीसीई प्रणाली लागू थी, जिससे छात्रों के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक विकास के निरंतर मूल्यांकन होता है। ठीक है, मूल्यांकन मतलब आप कह सकते हैं कि आंकने की जो चीजें हैं वो सीसीई प्रणाली के द्वारा लागू किया जाता है, जिसमें शैक्षणिक भी हो सकता है और सह शैक्षणिक भी हो सकता है। फिर बात करें स्तरीय और वैश्विक परीक्षा, सॉरी, शास्त्रीय और वैश्विक परीक्षा, आपको सालाना भी परीक्षा देनी पड़ सकती है और सेमेस्टर रिलेटेड भी चीजें हो सकती है। सत्र के दौरान प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट और क्लास टेस्ट के माध्यम से निरंतर मूल्यांकन होता है, जबकि वार्षिक परीक्षा का भी महत्व है। ठीक है, आपको पता होगा कि सीबीएसई में अगर आप लोग पढ़े हैं, सीबीएसई से पढ़ के आए हैं, तो आपको पता होगा कि बेसिकली
वहां पे टेस्ट होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होती है। ये सारी चीजें किसमें आती है? सत्रीय आती है। मतलब एक सत्र पार होने से के बाद आपको ये सब चीजें पढ़ाई जाती है। दूसरा, आपके टेस्ट हो सकते हैं, यूनिट टेस्ट होगा, ये सारी चीजें। और जो एनुअल एग्जाम है वो आपके होते हैं और उनका एक अलग महत्व होता है, और एनुअल एग्जाम के बेसिस पे ही आपको नेक्स्ट क्लास में भेजा जाता है। ठीक है। इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आईसीएसई की अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम इसका देखें किस प्रकार का होता है। व्यापक और विस्तृत पाठ्यक्रम होता है। ठीक है। मतलब व्यापक बड़े स्तर पर, और विस्तृत काफी आप कह सकते हैं कि विस्तृत होता है, बड़ा फैला हुआ होता है इसका पाठ्यक्रम सिलेबस। आईसीएसई का पाठ्यक्रम व्यापक और विस्तृत होता है, जिसमें विज्ञान, गणित, कला, मानविक, भाषाएं, संतुलन, मिश्रण होती है। ठीक है। आप आईसीएसई का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। सीबीएसई की तरह इसमें गणित और विज्ञान पे भी जोर दिया जाता है, परंतु इसमें कला या मानकी, मानविक और भाषाओं के ऊपर भी जोर दिया जाता है। फिर बात करें प्रायोगिक ज्ञान का पर जोर, आईसीएसई पाठ्यक्रम में प्रायोगिक ज्ञान और प्रोजेक्ट्स पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे छात्र व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं या व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाते हैं। ठीक है। प्रयोग से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि प्रयोग कर करके चीजों को ज्यादा से ज्यादा सिखाया जाता है, जिससे कि छात्र को व्यवहारिक ज्ञान हो सके। ठीक है। सीबीएसई में आपको बुक्स की नॉलेज रिलेटेड काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, परंतु आईसीएसई में आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है। विभिन्न पाठ्य पुस्तकों की बात करें तो आईसीएसई बोर्ड विभिन्न प्रकाशकों की पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करता है, जिससे छात्र को व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। ठीक है। अब जो आईसीएसई बोर्ड है वो अलग अलग प्रकाशक, मतलब आप कह सकते हैं कि पब्लिशर्स की पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करता है। अलग अलग पब्लिशर्स की बुकों का यूज किया जाता है आईसीएसई बोर्ड में। ठीक है। और जिससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, किसी बुक में किस दृष्टिकोण से पढ़ाया गया, अलग अन्य बुक में अलग दृष्टिकोण से पढ़ाया गया है। ठीक है। बात करें मूल्यांकन पद्धति की तो पारंपरिक और परीक्षा प्रणाली है। आईसीएसई में वार्षिक परीक्षा का अधिक महत्व होता है, जिसमें छात्र गहन मूल्यांकन वो होता है। ठीक है। आईसीएसई में क्या होता है कि भाई सालाना जो एग्जाम्स होते हैं उनका अलग महत्व होता है। ठीक है। और छात्र उस पर ज्यादा जोर देता है। फिर बात करें प्रोजेक्ट और असाइनमेंट भी दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट का मूल्यांकन भी किया जाता है, जिससे छात्र की व्यवहारिक क्षमताओं का विकास किया जाता है। ये देखा जाता है कि छात्र प्रैक्टिकली किन चीजों को अच्छे से कर पा रहा है। इन चीजों को जानने के लिए किस चीज का जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट है उनका यूज किया जाता है। फिर बात करें राज्य बोर्ड की, ठीक है, स्टेट बोर्ड की पाठ्यक्रम की बात करें तो राज्य आधारित पाठ्यक्रम होता है। ठीक है। राज्य आधारित पाठ्यक्रम तो मतलब राज्य से रिलेटेड सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, साथ में और चीजें देखने को मिलेंगी अन्य राज्यों की, परंतु जिस राज्य का बोर्ड है उस राज्य की चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। किस प्रकार राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, और यह राज्य की भाषा, संस्कृति, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। जब राज्य बोर्ड की बुक्स बनाई जाती है या सिलेबस बनाया जाता है तो राज्य की भाषा हो गई, उसकी संस्कृति हो गई या उसकी आवश्यकताओं हो गई, उन चीजों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। फिर बात करें विषय का चयन की, विषयों की चयन की बात करें तो राज्य बोर्ड में स्थानीय भाषाओं और विषयों पर विशेष जोर दिया जाता है। जो राज्य बोर्ड है उसमें स्थान की भाषा और विषयों पर अलग से जोर दिया जाता है, जिससे छात्र को राज्य की संस्कृति, भाषा, पहचान की अच्छी समझ होती है। फिर पाठ्य पुस्तकों की बात करें तो राज्य बोर्ड के लिए राज्य शिक्षा विभाग द्वारा तैयार पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। स्टेट लेवल पे आप कह सकते हैं कि शिक्षा के लिए जो विभाग है वही विभाग पुस्तकों को तैयार करता है और उन्हीं पुस्तकों से बच्चों को पढ़ाया जाता है। मूल्यांकन पद्धति की बात करें तो भाई सालाना परीक्षा होती है, साथ में आंतरिक मूल्यांकन के लिए कुछ राज्यों में आंतरिक मूल्यांकन होता है, जिसमें छात्रों को सक्रिय कार्य और मूल्यांकन कार्य भी किया जाता है। सेम इसी प्रकार का देखिए सारी बोर्ड या सारे एजुकेशन सिस्टम मेनली सेम होते हैं। ठीक है। उसमें सालाना एग्जाम होते हैं, यूनिट टेस्ट और असाइनमेंट रिलेटेड चीजें दी जाती है, जैसा कि राज्य बोर्ड, आईसीएसई और सीबीएसई में होता है। बात करें पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धति में अंतर के प्रभाव, तो शैक्षणिक और गहराई और चौड़ाई। ठीक है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की जो पद्धति है उनमें अंतर क्या है और उनके प्रभाव क्या है, इसको बात करें तो सीबीएसई है, सीबीएसई के छात्रों को गणित और विज्ञान में गहराई से पढ़ाई का अवसर मिलता है, जिससे उन्हें मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश करने का मौका मिलता है। ठीक है। गणित और विज्ञान के क्षेत्र में ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं सीबीएसई वाले, इसीलिए उन्हें मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो प्रवेश है उसमें मौका मिलता है। ठीक है। औरों में भी पढ़ाया जाता है, आईसीएसई में भी काफी अच्छे से पढ़ाया जाता है, पर अगर हम मेनली बात करें तो सीबीएसई में एक तो राष्ट्रीय लेवल पे पढ़ाया जाता है, ठीक है, नेशनल लेवल की एजुकेशन मिलती है, साथ ही साथ गणित और विज्ञान पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाता है। आईसीएसई की बात करें तो आईसीएसई के छात्रों को विस्तृत और व्यापक शिक्षा मिलती है, जिससे उन्हें प्रायोगिक और प्रोजेक्ट आधारित ज्ञान आधारित होता है। आईसीएससी में क्या होता है भाई, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कराए जाते हैं, प्रोजेक्ट कराए जाते हैं, ताकि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त हो सके। ठीक है। वो कहीं अगर रोजगार के लिए जाए तो उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से हो। फिर राज्य बोर्ड की बात करें तो राज्य बोर्ड के छात्रों को राज्य की भाषा, संस्कृति और स्थानीय आवश्यकताओं का ज्ञान मिलता है। ठीक है। राज्य बोर्ड का जो छात्र है, आप कैसे स्टेट के जो बोर्ड का जो स्टूडेंट है उसको वहाँ की भाषा, संस्कृति और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जो शिक्षा है वो दी जाती है, जिससे वे राज्य की
प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभान्वित होता है। ठीक है, स्टेट रिलेटेड जितनी भी आप कह सकते हैं प्रतियोगिता है उनके लिए वो स्टूडेंट क्या होता है, लाभान्वित होता है। किस प्रकार के, देखिए स्टेट लेवल पे अगर कोई पोस्ट निकली है, ठीक है, तो मेनली उस स्टेट से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं, तो वो चीजें राज्य बोर्ड के स्टूडेंट को पहले ही पता होगी अगर हम बात करें सीबीएसई आईसीएसई स्टूडेंट के मुकाबले। तो फिर बात करें शिक्षण पद्धति की, तो सीबीएसई में शिक्षण पद्धति सरल और व्यवस्थित होती है, जिससे छात्र को विषय को समझने में आसान होता है। सीबीएसई में क्या होता है भाई, शिक्षण की जो पद्धति है वो सरल होती है। पद्धति से क्या तात्पर्य है कि भाई जो शिक्षण के लिए मटीरियल है वो काफी हद तक सरल होता है और अच्छे से व्यवस्थित होता है, जिससे कि छात्र को किसी पर्टिकुलर विषय को समझने में आसानी होती है। आईसीएसई की बात करें तो शिक्षण पद्धति व्यवहारिक और प्रायोगिक होती है। शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हो गई उसमें व्यवहारिक और प्रायोगिक चीजें ज्यादा होती हैं, जिससे छात्र को विषय की गहरी जानकारी प्राप्त होती है, गहराई में जाने में क्या होता है, हेल्प होती है। बात करें अगले राज्य बोर्ड की, तो राज्य बोर्ड में शिक्षण पद्धति स्थानीय भाषाओं और संस्कृति पर आधारित होती है। जो भी शिक्षण की पद्धति है, लेवल है, ठीक है, एक प्रकार से हम कहें कि वो सारी चीजें किस पे आधारित होती है, शिक्षा हो गई, सॉरी भाषा हो गई उस राज्य की और वहाँ की संस्कृति पर आधारित होती है, जिससे छात्रों को परिवेश में ज्ञान होता है। मूल्यांकन के प्रभाव क्या है, मूल्यांकन के प्रभाव की बात करें तो सीबीएसई निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई के कारण छात्र का निरंतर मूल्यांकन होता है, जिससे उनका संपूर्ण विकास होता है। ठीक है, मूल्यांकन, अब देखिए मूल्यांकन से यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है कि भाई किस समय किस प्रकार के एग्जाम्स होते हैं, कब कब होते हैं, ये सारी चीजें से टीच इसलिए पता चलता है कि भाई जो स्टूडेंट है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। तो सीबीएसई में क्या दिखाया कि भाई निरंतर लगातार होती रहती है ये सारी चीजें, और जिससे स्टूडेंट का संपूर्ण विकास होता है। आईसीएसई में क्या है कि वार्षिक परीक्षा होती है, प्रोजेक्ट के कारण छात्र को गहन और व्यवहारिक ज्ञान विकसित होता है। ठीक है, सालाना परीक्षा सेम सीबीएसई में भी होती है और आईसीएसई में भी होती है और राज्य बोर्ड में भी सालाना परीक्षा होती है। तो सालाना परीक्षा के ऊपर कोई, तो आप कह सकते हैं कि सालाना परीक्षा एक कॉमन पॉइंट है। बात करें आगे की पॉइंट की, तो सीबीएसई में और सारी चीजें होती है, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज थोड़ी कम होती है, परंतु आईसीएसई में प्रैक्टिकल हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ये सारी चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलती है। राज्य बोर्ड की बात करें तो वार्षिक परीक्षा प्रणाली के कारण छात्र का वार्षिक प्रदर्शन का मूल्यांकन होता है, जिससे उसकी वर्ष भर की तैयारी की गुणवत्ता का पता चलता है। भविष्य की संभावनाओं की बात करें हम, तो सीबीएसई के छात्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा और करियर के अवसर मिलते हैं। अब ये चीज जरूरी है कि भाई जो बच्चा किस बोर्ड से पढ़ा है, ये बोर्ड निर्धारित करेगा कि वो बच्चा आगे भविष्य में जाके क्या क्या कर पाएगा, चाहिए उसे कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। तो सीबीएसई के छात्रों के लिए आप कह सकते हैं, देखिए सीबीएसई के छात्र जो है वो एक तो नेशनल लेवल की स्टडीज करते हैं, ठीक है, आईसीएसई के भी करते हैं, परंतु वो थोड़ा सा लो लेवल होता है। परंतु ये दोनों बोर्ड आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी बोर्ड को कम या ज्यादा नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सीबीएसई की अगर हम बात करें तो छात्र को राष्ट्रीय लेवल पे, मतलब सॉरी, राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा और करियर के अवसर मिलते हैं। आईसीएसई के छात्र को विविध क्षेत्रों में करियर के अवसर मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग आईसीएसई के जो छात्र होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जाके काम कर सकते हैं, उनको करियर के मौके मिलते हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां प्रायोगिक और प्रोजेक्ट आधारित ज्ञान आधारित होता है। देखिए कोई एक बोर्ड अगर आगे है तो दूसरा बोर्ड किसी अन्य चीज में उससे आगे होगा। सीबीएसई में अगर हम बात करें तो एजुकेशन काफी, हम कह सकते हैं कि हैवी लेवल की होती है, परंतु आईसीएसई में स्टूडेंट्स को क्या दिया जाता है, प्रायोगिक और प्रोजेक्ट आधारित ज्ञान दिया जाता है, ठीक है, कि भाई वो प्रैक्टिकली किसी काम को कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है, वो चीज उन्हें दी जाती है और वो सीबीएसई में काफी हद तक कम होती है। फिर राज्य बोर्ड की बात करें तो राज्य बोर्ड के छात्रों को राज्य के राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थानीय नौकरी के लिए लाभ प्राप्त होता है। तो ये हमने सीबीएसई आईसीएसई और राज्य बोर्ड के बारे में बात करी थी, ठीक है। ये तीन जो पॉइंट्स है, ये तीन जो आप कह सकते हैं बोर्ड है, इनके बारे में अच्छे से डिटेल प्राप्त करिए। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के दौरान आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। हो सकता है सीबीएसई से सपोज स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए, आईसीएसई या फिर राज्य बोर्ड, और या हो सकता है तीनों से ही मिला के एक क्वेश्चन बना दिया जाए। तो आपको क्या करना है, तीनों क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है अपने एग्जामिनेशन के दौरान। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली इस सारी पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा निष्कर्ष दिया गया है, जो हमने ऊपर बताया था वही आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। सीबीएसई आईसीएसई राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धति में अंतर, जो महत्वपूर्ण अंतर है वो है होते हैं, ठीक है, जो छात्र को सीखने और अनुभव को तरीकों को प्रभावित करते हैं। सीबीएसई के छात्र विज्ञान और गणित में ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि आईसीएसई के छात्र व्यापक और प्रायोगिक शिक्षा में ध्यान देते हैं, ठीक है, मतलब बड़े क्षेत्र में और प्रयोग से रिलेटेड शिक्षा में ध्यान देते हैं। राज्य बोर्ड के जो छात्र हैं वो स्थानीय भाषा और संस्कृति के ऊपर ध्यान ज्यादा देते हैं। इन विभिन्न पद्धति के कारण क्या होता है, छात्रों को अलग अलग प्रकार के शैक्षिक करियर का अवसर मिलता है। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप केवल पढ़ते ही हैं, समझाते नहीं है। तो हम ऑलरेडी काफी सारे पॉइंट को ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, और ये सारे पॉइंट ऊपर भी लिखे हैं, बस यहाँ पे उन पॉइंट्स का निष्कर्ष लिखा गया है, तो इनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बताइए कि पब्लिक स्कूल को कैसे वित्तीय पोषित किया जाता है और उनके संचालन
में सरकार की भूमिका क्या है। पब्लिक स्कूल मतलब सरकारी स्कूल, या फिर हम कहें कि सार्वजनिक स्कूल हो गए। ठीक है, पब्लिक स्कूल्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो किस प्रकार उन्हें उनको वित्तीय रूप से किस प्रकार पोषित किया जाता है और सरकार की इसमें क्या भूमिका है, इसके ऊपर भी बात करें तो भारत की पब्लिक भारत में पब्लिक स्कूलों को वित्तीय पोषित करने के लिए, संचालन करने के लिए सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रक्रिया कई स्तरों पर कार्य करती है। ठीक है, जो सरकार है या जो गवर्नमेंट है, मेनली वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पब्लिक स्कूल्स को अच्छे प्रकार से वित्तीय पोषित करने के लिए। ठीक है, और ये अलग अलग स्तरों पर होता है, जैसे केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्कूल सरकारें शामिल है। इस लेख में हम इन्हीं चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पब्लिक स्कूलों को कैसे वित्त पोषित किया जाता है और उनके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं, इन पॉइंट्स को हम फटाफट एक्सप्लेन करते हैं। पहला जो पॉइंट आता है वो आपका आता है कि पब्लिक स्कूल की वित्तीय पोषित प्रक्रिया क्या है। ठीक है, केंद्रीय सरकार द्वारा किस प्रकार किया जाता है, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, केंद्रीय सरकार द्वारा कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं के द्वारा स्कूलों को क्या किया जाता है, पोषित किया जाता है। अब ऐसा नहीं कह रहे कि हम डायरेक्टली धन देकर या फिर फंड देकर उसको कहा जाता है, किस किस प्रकार से हेल्प की जाती है स्कूल्स की, पब्लिक स्कूल्स की। ठीक है, केंद्रीय में बात करें तो केंद्रीय सरकार पब्लिक स्कूलों के लिए कई प्रायोजित योजनाएं चला रही है, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है, पीएम पोषण जैसी जो योजनाएं हैं वो शामिल है। इन योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और बच्चों को समग्र शिक्षा के विकास में सुनिश्चित करना है। ठीक है, देखिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं केंद्र सरकार द्वारा, किस प्रकार, समग्र शिक्षा हो गई। अब यहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो समग्र शिक्षा अभियान हो गया, फिर स्टूडेंट्स को मिड डे मील की सुविधा प्रदान है, फिर दूसरा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति जो निर्माण योजना है ये भी चलाई जा रही है। ठीक है, इन योजनाओं के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जा रहा है और बच्चों को समग्र विकास के लिए हेल्प की जा रही है। बात करें आगे, केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय योगदान का अनुपात तय होता है। उदाहरण के लिए समग्र शिक्षा अभियान में केंद्र और राज्य का योगदान 60 और 40 अनुपात के में है। ठीक है, अगर हम बात करें कौन से अभियान का, समग्र शिक्षा अभियान का, तो केंद्रीय देता है 60% और राज्य देता है 40%। ये चीज तय की गई है। ठीक है, और ये हो सकता है कि स्टेट वाइज अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम कोई कन्फर्म नहीं कहते, बस आप 60 अनुपात 40 का जो फिगर है उसको लेकर चल सकते हैं कि केंद्रीय प्रायोजित जो योजनाएं हैं, केंद्रीय सरकार और राज्य दोनों मिलकर इसमें वित्तीय योगदान देते हैं। ठीक है, केंद्र देता है 60% और जो राज्य देता है वो 40% का योगदान देता है इस प्रकार की योजनाओं में। ठीक है, बात करें सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था एक, उसके बारे में बात करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान ये केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान जो है वो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा ही चलाया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान SSA का उद्देश्य है कि 16 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, एक तो फ्री एजुकेशन हो, साथ के साथ अनिवार्य कंपलसरी एजुकेशन प्रदान की जानी चाहिए। इसके तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं और परियोजनाओं को लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या बताया गया कि भाई 16 से 14 साल का कोई भी बच्चा हो उसको एजुकेशन दी जानी चाहिए, वो फ्री और कंपलसरी। और साथ के साथ इसके तहत क्या होगा, प्राथमिक मतलब प्राइमरी और आप कहें कि उच्च प्राथमिक जो शिक्षा है उसको सशक्त बनाना और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू करना था। अब हम बात करें राज्य सरकार द्वारा किस प्रकार वित्तीय पोषण किया जाता है, राज्य सरकार की कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में बात करें तो राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं चलाता है। ये योजनाएं राज्य के बजट से वित्त पोषित और पब्लिक स्कूलों के आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, आप राज्य देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ा अमाउंट ज्यादा होता है इंस्टेड ऑफ के राज्य के पास। ठीक है, क्योंकि राज्य के पास एक सफिशिएंट अमाउंट होता है, बजट होता है, उस बजट के आधार पर उसे शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना होता है। ठीक है, तो राज्य क्या करता है, अपने बजट के अनुसार क्या करता है, योजनाएं बनाता है, वित्तीय पोषित करता है पब्लिक स्कूल्स को और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। राज्य स्तरीय योजनाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण और शिक्षण सामग्री के आपूर्ति शामिल होती है। राज्य स्तर है योजनाओं में क्या क्या होता है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जहाँ पे विद्यालय है वो किस प्रकार के, इन चीजों पे ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाता है। शिक्षकों की भर्ती, टीचर्स की जो भर्ती है वो राज्य के लेवल पे होती है। ठीक है, और फिर प्रशिक्षण और शिक्षण सामग्री की आपूर्ति शामिल है। ठीक है भाई, आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली चीजों के लिए या फिर जो शिक्षा के से रिलेटेड जो सामग्री है उसकी आपूर्ति के लिए भी राज्य ही जिम्मेदार होता है और राज्य ही उस चीज के लिए जो फंड है वो देता है, पैसा है वो देता है। ठीक है, टीचर्स के लिए भर्ती भी होती है, जैसे कि आपको पता होगा DSSB नाम से एग्जाम होता है। ठीक है, तो दिल्ली के इसके अंतर्गत भी टीचर्स की भर्ती की जाती है काफी हद तक, तो ये दिल्ली के अंतर्गत होता है। अब ये जो आगे का वर्ड है ये
ट्रिपल एसबी भी हो सकता है, ठीक है। तो राजस्थान के लिए भर्ती हो सकती है। तो इस प्रकार से स्टेट लेवल पे क्या होता है, टीचर्स की भर्ती की जाती है और यही भर्ती राज्य द्वारा की जाती है और उसका बजट तय होता है। फिर बात करें शिक्षा के लिए बजट की, क्या बात करें, तो राज्य सरकार अपने वार्षिक बजट में शिक्षा के लिए विशिष्ट भाग निर्धारित करता है, ठीक है। जब भी सालाना बजट तय किया जाता है तो शिक्षा के लिए आप कह सकते हैं कि एक अलग से हिस्सा रखा जाता है शिक्षा के क्षेत्र के लिए। इस बजट का उपयोग स्कूल भवनों के निर्माण में, मरम्मत में, रख रखाव, साथ के साथ स्कूल की अन्य आवश्यकताओं को और सुविधाओं को प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। शिक्षा के लिए राज्य बजट, जो राज्य का सालाना बजट होता है उसमें से एक पोर्शन या फिर हम कहें एक हिस्सा रखा जाता है जिसमें स्कूल के निर्माण हो गए, उसकी वापसी, मरम्मत हो गई, स्कूल के रखरखाव में जो खर्चा हो रहा है वो इस बजट से देखा जाता है। फिर आता है स्थानीय सरकार और समुदाय द्वारा वित्तीय पोषण, ठीक है। जो स्थान की सरकार है, अभी तक हम बात कर रहे थे राज्य और केंद्र की, अब बात करेंगे स्थानीय सरकार की। उस स्थान की जो सरकार है उसके द्वारा और जो समुदाय है उसके द्वारा वित्त पोषित क्या किया जाता है। देखिए स्थानीय सरकार में क्या क्या आ जाता है, पंचायत आ जाती है, नगर पालिका आ जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं में भी पब्लिक स्कूलों वित्त पोषण योगदान देता है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा काफी सारे नगर पालिका की जो स्कूल्स होते हैं वो चल रहे हैं ऑलरेडी, दिल्ली में काफी चल रहे हैं, ठीक है। तो नगर पालिका हो गई, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा पंचायत के द्वारा कुछ स्कूल्स को चलाया जाता है। तो पंचायत या फिर नगर पालिका उन स्कूल्स के लिए वित्तीय पोषण करता है, ठीक है। यह संस्थान अपने बजट से स्कूल की जरूरतों को पूरा करने के लिए धनराशि आवंटित करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो संस्थाएं, इनका अपना एक बजट होता है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पैसा हर किसी के पास है या फिर इनके पास है, नहीं। तो जो भी बजट है उस बजट के अकॉर्डिंग ये तय किया जाता है कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में कितना यूज किया जाए और उस बजट से स्कूल की जरूरतों को पूरा किया जाता है और पैसा आवंटित किया जाता है। फिर बात करें पंचायत और नगर पालिका स्कूल की बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, पानी की व्यवस्था और खेल के मैदान आदि की व्यवस्था में सहयोग करती है, ठीक है। अब पंचायत या फिर नगर पालिका की बात करें तो उसकी कुछ बुनियादी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि भाई वॉशरूम हो गए, शौचालय हो गए, पानी की व्यवस्था हो गई स्कूल्स में या फिर खेल के मैदान हो गए, इनके लिए व्यवस्था करती है। समुदाय की अगर हम भागीदारी की बात करें समुदाय की, तो स्थानीय कई बार समुदाय के लोग स्थानीय एनजीओ भी पब्लिक स्कूल के वित्तीय और अन्य संसाधनों में सहयोग करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कई सारे एनजीओ भी हेल्प करते हैं पब्लिक स्कूल्स की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखिए, हो सकता है कुछ स्कूल्स पे सरकार द्वारा अच्छे से निगरानी नहीं रखी जा रही हो, नहीं कराया जा रहा हो काम, तो उन स्कूल्स की देखरेख के लिए एनजीओ आगे आते हैं, वो हेल्प करते हैं। यह समुदाय भागीदारी स्कूल की गुणवत्ता सुविधाओं में ध्यान लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 2, जिसमें बताया गया है कि पब्लिक स्कूलों के संचालन के लिए सरकार की क्या भूमिका है, ठीक है। सरकार क्या भूमिका निभाती है जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं उनको चलाना। बेसिकली अभी हमने इससे ऊपर बात करी थी कि किस प्रकार सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ठीक है, या वित्तीय पोषण प्रदान करती है स्टूडेंट्स को या छात्रों को या फिर स्कूलों को। तो अब जो हम बात करेंगे वो है पब्लिक स्कूलों के संचालन में सरकार क्या भूमिका निभाती है। पब्लिक स्कूलों के संचालन में सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। सरकार ने केवल वित्तीय संसाधन का प्रबंधन करती है, बल्कि शैक्षिक नीतियां, कार्यक्रम और नियमों का सरकार केवल वित्तीय मतलब धन से रिलेटेड जो हेल्प है वो नहीं करती है, उसके साथ साथ शिक्षा के लिए नीतियां भी बनाती है, नए नए कार्यक्रमों को भी लागू करती है और नियमों को भी बनाती है और उनका निर्धारण करती है, ठीक है। पब्लिक स्कूल्स के लिए सरकार भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस प्रकार करती है इन चीजों को देखते हैं। काम में क्या बताया गया, ए में कि शैक्षिक नीतियों का निर्धारण, शिक्षा के क्षेत्र में जो नीतियां बनाई जाती है वो सरकार द्वारा बनाई जाती है। पहला आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सरकार शिक्षा की दिशा और दृष्टिकोण को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाती है। सरकार क्या करती है भाई, कि शिक्षा की दिशा में, कि भाई शिक्षा किस दिशा में जानी चाहिए, ठीक है, और साथ में उसका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, इसको निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करती है। और अलग अलग तरह की नीतियां आती रहती है समय के साथ साथ। जब भी सरकार को लगता है कि एक नई नीति की आवश्यकता है क्योंकि पुरानी नीति सही से वर्क नहीं कर रही है, तो नई नीति बना दी जाती है। यह नीतियां पब्लिक स्कूलों के संचालन, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धति को निर्धारित करते हैं। ये जो नीतियां बनाई जाती हैं, ये पब्लिक स्कूल का एक तो संचालन, किस प्रकार पूरी व्यवस्था चलाई जाएगी, पाठ्यक्रम क्या पढ़ाया जाएगा और बच्चों को किस प्रकार से आंका जाएगा, ठीक है, ये सब निर्देशित करती है। उदाहरण के लिए बताया गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या था, भारतीय शिक्षा प्रणाली को और अधिक समावेशी, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना, ठीक है। जो भी 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहें, तो उसका उद्देश्य क्या था कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसको और ज्यादा समावेशी बनाना, सुलभ बनाना और गुणवत्तापूर्ण बनाना। फिर आता है कायदा और विनियमन।
पब्लिक स्कूलों के संचालन के लिए सरकार विभिन्न कानून, प्रावधान और विनियम बनाती है। यह प्रावधान स्कूलों के मानक, गुणवत्ता और सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए, पब्लिक स्कूल्स के लिए संचालन के लिए की व्यवस्था किस प्रकार चलाई जाएगी, इसके लिए सरकार क्या करती है, कानून में प्रावधान करती है और विनियम बनाती है। विनियम एक प्रकार कह सकते हैं कि किस प्रकार से सारी व्यवस्था चलाई जाएगी, लेन देन किस प्रकार से होगा, ठीक है। और ये प्रावधान स्कूलों के मानक और गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। भाई स्कूल का कैटेगरी क्या होगी, या फिर उसके अंदर, स्कूल के अंदर कितनी अच्छी गुणवत्ता वाली एजुकेशन प्रदान की जा रही है, ये सब चीजें निर्धारित की जाती है। अगला पॉइंट आता है उदाहरण के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार है, अधिनियम 2009 के तहत क्या है कि 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है उसको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। कोई भी बच्चा 6 से 14 साल की उम्र का है उसको फ्री एजुकेशन और अनिवार्य एजुकेशन का अधिकार प्राप्त है। बात करें अब, अभी तक हमने किस चीज की बात करी थी इस वाले पॉइंट में कि शिक्षा के लिए नीतियों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है सरकार द्वारा। अब शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण से रिलेटेड क्या चीजें हैं। शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार शिक्षकों की भर्ती के लिए विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की एग्जाम्स होते हैं टीचर्स की भर्ती के लिए। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली टीचर बन जाते हैं, आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन काफी हैवी होती है। तो राज्य द्वारा भी और केंद्र द्वारा भी ये शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षाएं चलाई जाती है। ये परीक्षाएं पात्र और योग्य शिक्षकों के चयन को सुरक्षित करती है, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई इन एग्जाम्स के बेसिस पे टीचर्स को भर्ती किया जाता है कि भाई कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा टीचर कम अच्छा है, ठीक है। इस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, साक्षरता और अन्य चयन प्रक्रिया शामिल होती है, ठीक है। जब भर्ती की जाती है तो परीक्षा में आपको भाई लिखित लिखने के लिए मतलब रिटर्न एग्जाम्स भी होते हैं, साक्षरता रिलेटेड एग्जाम्स भी होते हैं और अन्य चयन प्रक्रिया भी शामिल है। फिर बात करें शिक्षकों का प्रशिक्षण किस प्रकार किया जाता है, तो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सरकार कई प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करती है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षकों के शिक्षण क्षमताओं को बढ़ाना और अन्य नवीनतम शैक्षिक तकनीकों को अवगत करना है, ठीक है। आप देखिए टीचर्स का एजुकेशन लेवल क्या है, ठीक है। इस प्रकार की चीजों को और ज्यादा से ज्यादा उनके एजुकेशन लेवल को बढ़ाने के लिए क्या करा जाता है, कई प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं चलाई जाती है ताकि जो न्यू आप कह सकते हैं कि तकनीकें है, टेक्नोलॉजी है, उससे अवगत किया जा सके और शिक्षकों के शिक्षण की क्षमता को बढ़ाया जा सके। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण एससीईआरटी शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करता है, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो है वो शिक्षकों के प्रशिक्षण से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम हो गए, ऑर्गेनाइजेशन का रिलेटेड वर्क हो गया, वो करती है, ठीक है। बात करें गा पाठ की, जिसमें पूछा गया कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के बारे में अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम का निर्धारण किस प्रकार होता है। सरकार पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम समिति शामिल होती है, ठीक है। सरकार क्या करती है, स्कूल में जो भी चीजें पढ़ाई जाएगी उनका सिलेबस, उनके स्टडी मटेरियल, जितनी भी रिलेटेड चीजें उनका निर्धारण करती है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो पाठ्यक्रम समिति होती है वो शामिल होती है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बुक्स का और सिलेबस का जो चीजें पढ़ानी है, ठीक है, वो चीजों का निर्धारण किया जाता है। फिर यह समिति विभिन्न भिन्न विषयों का पाठ्यक्रम तैयार करती है और इसे समय समय पर अद्यतनित अद्यतन करती है, ठीक है। एक प्रकार से इनका अध्ययन ही करती है, जितनी भी चीजें बनाई जाती है उनका अध्ययन किया जाता है। फिर बात करें एनसीईआरटी और एससीईआरटी द्वारा तैयार की गई पाठ्य पुस्तकें पब्लिक स्कूलों में उपलब्ध की जाती है, ठीक है। एनसीईआरटी या एससीईआरटी की जो पुस्तकें बनाई जाती है वो पब्लिक स्कूल्स में कराई जाती है उनके द्वारा। मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली की बात करें कि मूल्यांकन किस प्रकार होता है, अंक किस प्रकार दिया जाता है, ये किस प्रकार देखा जाता है कि बच्चा कितना पढ़ लिखा रखा है और उसका लेवल क्या है, ठीक है। और फिर परीक्षा की प्रणाली क्या है, सरकार पब्लिक स्कूलों के छात्रों के मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली का निर्धारण करती है। सरकार जो है वो निर्धारण करती है इन चीजों का, ठीक। देखिए इस निर्धारण से क्या तात्पर्य है कि भाई किस प्रकार ये चीजें आकी जाएंगी, ये सरकार बताती है और स्कूल उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अपने स्टूडेंट्स का आकलन करती है, मूल्यांकन करता है, ठीक है। शिक्षा किस प्रकार होगी ये सरकार बताती है। सरकार के अंतर्गत एजुकेशन से रिलेटेड जैसे एनसीईआरटी, एससीईआरटी जो समितियां हैं वो हेल्प करती है सरकार की इन चीजों को निर्णय लेने में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ही इन चीजों के लिए काम करती है, इसके लिए नीतियां बनाई गई है, सॉरी इनके लिए समितियां बनाई गई हैं जो कि ये काम करती है। बस सरकार के देख रेख में ये सारा काम होता है। यह प्रणाली छात्रों की शैक्षिक
प्रगति को मापने और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित का काम करती है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा, अर्धवर्ष परीक्षा या प्रोजेक्ट वर्क माध्यम से छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, सालाना या एनुअल एजुकेशन, एनुअल एग्जाम हो गए। ठीक है, आप कह सकते हैं कि हाफ ईयर में जो सेमेस्टर एग्जाम्स हो गए या फिर प्रोजेक्ट वर्क है, उनसे छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। फिर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के बारे में, जो कि सरकार देखती है, तो स्कूल और भवनों और क्लासरूम, स्कूल भवन और क्लासरूम, सरकार पब्लिक स्कूलों के भवनों का निर्माण और रख रखाव करती है। ठीक है, सरकार क्या करती है, पब्लिक स्कूल जो है उनके निर्माण का रख रखाव करती है और निर्माण भी करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल सरकार ही करती है, जैसे कि हमने ऊपर पार्ट में पढ़ा कि एनजीओ भी हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं पंचायत भी करती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके लिए काम करती है। हम यहाँ पे सरकार की बात करें तो पूरी की पूरी सरकार इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो बात करें सरकार क्या करती है, ये भवनों का निर्माण करती है, उनका रखरखाव करती है। यह भवन सुरक्षित और सुविधाजनक होने चाहिए ताकि छात्र बेहतर शिक्षण वातावरण मिल सके। अब क्या होता है कि भाई ये जो भवन है ये सुरक्षित होने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, सुविधाजनक होने चाहिए, हर प्रकार की सुविधा जो कि बेसिक नीड्स है स्टूडेंट की, वो सारी इस भवनों में उपलब्ध होनी चाहिए, तभी स्टूडेंट एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएगा। आगे बात करें, स्कूल में पर्याप्त क्लासरूम होने चाहिए, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल के मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, स्कूल में आपको अच्छे क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, मतलब आप जहाँ पे प्रयोग करेंगे, पुस्तकालय, लाइब्रेरीज होनी चाहिए और खेल के मैदान होने चाहिए, यही चीजें उपलब्ध कराती है। फिर डिजिटल शिक्षा की अगर हम बात करें, तो आधुनिक समय में सरकार पब्लिक स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। ठीक है, अभी वर्तमान समय में आप देखेंगे तो सरकार जो है वो बच्चों को डिजिटली एजुकेशन देने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं चला रही है, जैसे स्मार्ट क्लासरूम हो गए, ई लर्निंग सामग्री होगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। अब देखिए, स्मार्ट क्लासरूम आपको स्कूल्स में देखने को मिल जाए, ऐसा नहीं है कि हर स्कूल में उपलब्ध है, वर्तमान में हर स्कूल में उपलब्ध है, परंतु जो हाई लेवल के स्कूल्स है ना, उसमें ये चीजें उपलब्ध है। ठीक है, फिर ई लर्निंग सामग्री आप कह सकते हैं पीडीएफ में, अभी आप करंटली पीडीएफ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप एसओएल की साइट से पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो वो ई लर्निंग सामग्री होगी। फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में पहुंचाई जा रही है ताकि बच्चों को इंटरनेट के द्वारा पढ़ाया जा सके। फिर बात करें डिजिटल शिक्षा के बारे में आगे, तो डिजिटल शिक्षा छात्रों को सीखने की क्षमता को सुधार करती है, मतलब सुधार होता है, सीखने की क्षमता में सुधार होता है और उन्हें नवीनतम तकनीकों को अवगत कराया जाता है। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी से स्टूडेंट्स को क्या कराया जाता है, अवगत कराया जाता है। फिर बात करें निष्कर्ष की, पब्लिक स्कूलों को वित्तीय पोषित करना और उनके संचालन में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, पब्लिक स्कूल को धन के रूप में भी सरकार हेल्प करती है और उसके संचालन में भी सरकार हेल्प करती है। केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार मिलकर पब्लिक स्कूलों को वित्तीय साधन, शिक्षा की, शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम प्रशिक्षण, ठीक है, पाठ्यक्रम और निर्धारण, मूल्यांकन करने की प्रणाली, अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करती है। इन प्रयासों के माध्यम से सरकार सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले और वह सर्वगुण विकास कर सके। ठीक है, तो मेनली हमने जो ऊपर पॉइंट्स की बात करी वही बात करी गई है यहाँ पे कि भाई गवर्नमेंट हो गई, तीनों प्रकार की गवर्नमेंट हम बात कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या फिर मतलब सेंट्रल लेवल की बात करें, राज्य लेवल की बात करें या फिर स्थानीय लेवल की बात करें, तीनों प्रकार की जो गवर्नमेंट्स हैं वो हेल्प करती हैं पब्लिक स्कूल्स की, ताकि अच्छे से बच्चे पढ़ सके और सर्वगुण विकास कर सके। ठीक है, बात करें पब्लिक स्कूलों के सफल संचालन के लिए सरकार की योजना और नीतियां अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर पब्लिक स्कूल का सफल संचालन, मतलब सही प्रकार से संचालन करना है और सफल रहे वो संचालन, तो नीतियों का निर्माण अत्यंत जरूरी है। इनकी मदद से पब्लिक स्कूल अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाते हैं और छात्रों को एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर पाते हैं। ठीक है, यही नीतियां हेल्प करती हैं छात्रों को आगे बढ़ने में और उनकी अच्छे एजुकेशन प्राप्त करने। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक स्कूल प्रणाली के फायदे और नुकसान पर चर्चा की। ठीक है, मेनली क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में कि भाई शिक्षा तक बच्चों की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए जो पब्लिक स्कूल्स है, पब्लिक स्कूल्स की जो शिक्षा प्रणाली है उसके फायदे भी बताने हैं और उसके नुकसान को भी आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या कहता है कि पब्लिक स्कूल प्रणाली, पब्लिक जो स्कूल की है उसकी जो प्रणाली है ने शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह प्रणाली सामाजिक समावेशन, समानता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। ठीक है, जो कि पब्लिक स्कूल की जो शिक्षा प्रणाली है उसको इसलिए बनाया गया ताकि सामाजिक समावेशन हो सके, समानता मिल सके बच्चों को, ठीक है, और आर्थिक विकास हो सके। इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए जो पब्लिक स्कूल प्रणाली है उसको तैयार किया गया था। इसलिए हम इन चीजों के बारे में फायदे और नुकसान को देखेंगे। अब देखते हैं पहले पब्लिक स्कूल के फायदे की बात करें तो शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच। ठीक है, हम मेनली इन सारी चीजों को ऊपर से पढ़ के देखते हैं, आपको बाकी मेनली आंसर वहां पे बना के लिखना होगा। तो सभी के लिए उपलब्धता, सार्वभौमिक शिक्षा तक पहुंच, ठीक है, मतलब शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच, सभी की पहुंच होनी चाहिए। पब्लिक स्कूल प्रणाली
सभी छात्रों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करती है, चाहे उनका आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है, पब्लिक स्कूल्स में क्या है, सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, चाहे उनका आर्थिक बैकग्राउंड अलग हो, सामाजिक सांस्कृतिक भूमि कुछ भी हो। ठीक है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होने के कारण गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी शिक्षा का समान अवसर मिलता है। ठीक है, अब क्या होता है कि मुफ्त है और अनिवार्य है, कंपलसरी एजुकेशन एक तरह से है, तो वह बच्चे जो कि जिनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती एक अच्छी एजुकेशन, उनको भी क्या कहते हैं कि शिक्षा का अवसर मिल पाता है। ठीक है, पिछड़े वर्ग के लोग हो गए या फिर गरीब फैमिली हो गई, ठीक है, जिनकी फैमिली एक अच्छी एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पाती, उनके लिए भी पब्लिक स्कूल्स में एजुकेशन उपलब्ध है और उनको एजुकेशन दी जा रही है। फिर बात करें समानता और समावेशन की, तो पब्लिक स्कूल सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया जाता है। अब देखिए, पब्लिक स्कूल्स में क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट अगर अमीर है या फिर कोई स्टूडेंट गरीब है तो उनको अलग प्रकार की शिक्षा या फिर उनके साथ स्थिति की जा रही है। सभी जो स्टूडेंट्स हैं, सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाती है, साथ के साथ सामाजिक समानता को भी ये चीज बढ़ावा देती है। फिर आता है, यह प्रणाली लैंगिक भेदभाव को कम करती है और लड़कियों को शिक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुछ समय पहले तक क्या था कि जो फैमिली है वो घर की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको स्कूल्स में कम पढ़ने के लिए भेजती थी। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि लड़कों को पढ़ने के ज्यादा अधिकार प्राप्त थे, लड़कियों को नहीं थे। ये जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली, ये इस भेदभाव को कम करती है, लड़कियों को शिक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। देखिए, इसका एक इंपॉर्टेंट कारण ये भी था कि लोग नहीं भेजते थे अपने बच्चों को, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि स्कूल्स में ना अच्छे वॉशरूम जो थे वो सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, तो वॉशरूम एक आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्कूल में, तो इसीलिए लोग नहीं भेजते थे, क्योंकि बच्चों को फिर खुले में जाना पड़ता था। तो इसी चीज को देख रेख करते हुए शिक्षा प्रणाली में स्कूल्स में वॉशरूम, अच्छे प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई, ताकि लड़कियां भी स्कूल में आके पढ़ सके और उनको भी प्रोत्साहित किया गया, नई नई योजनाएं लाई गई ताकि फैमिली ज्यादा से ज्यादा अपनी जो लड़कियां हैं उनको भेजें स्कूल में और उनको आगे बढ़ने में मदद करें। ठीक है, तो ये चीज प्रोत्साहित करती है लड़कियों को क्या, शिक्षा में शामिल होने के लिए। फिर खा पाठ आता है। ठीक है, अभी हमने का पाठ की बात करी थी, अब हम खा पाठ को देखते हैं एक बार। अगला पॉइंट आता है खा पॉइंट, शिक्षा की गुणवत्ता। ठीक है, अभी हम फायदों की बात कर रहे हैं, तो फायदों में हमने पहला फायदा क्या देखा कि भाई शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच, सबकी पहुंच होगी शिक्षा तक। ठीक है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, साथ में उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अब खा पाठ में अगर हम बात करें, बी पार्ट कहते हैं जिसे, कि शिक्षा की गुणवत्ता में चेंजेस किए गए और ज्यादा उसको बेहतर बनाया गया। मानकीकृत पाठ्यक्रम, पब्लिक स्कूलों में एक समान और मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू किया जाता है, जिससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलती है। ठीक है, एक ही प्रकार की जो बुक्स हैं वही लागू की जाती हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और उसी से वो द्वारा पढ़ते हैं। फिर दूसरा बात करें, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शैक्षिक नीतियां और योजनाओं का पालन किया जाता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को निरंतर सुधार किया जाता है। अब क्या होता है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो शिक्षा से रिलेटेड नीतियां हैं और योजनाएं हैं, उनका पालन किया जाता है, ताकि शिक्षा में जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है, क्वालिटी, ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ एजुकेशन दे रहे हैं, वो जरूरी नहीं है, आप क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, ये एक जरूरी चीज है और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। ठीक है, अब बात करें प्रशिक्षित शिक्षक। अभी हमने बात करी पाठ्यक्रम के बारे में, अब प्रशिक्षित शिक्षक की बात करें, टीचर्स की बात करें, तो पब्लिक स्कूल में प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होती है, जो छात्रों को प्रभावी ढंग से शिक्षित करते हैं। ठीक है, अब जो पब्लिक स्कूल्स में उसमें योग्य टीचर्स को भर्ती किया जाता है, ताकि वो छात्रों को प्रभावी ढंग से शिक्षा दे सके और पढ़ा सके। ठीक है, उनके पास नए नए तरीके, ऐसा ना हो कि किसी को भी भर्ती कर लिया गया जिसको पढ़ाने की, आप कह सकते हैं कि पढ़ाना नहीं आता, स्टिल वो पढ़ा रहा है, तो जिससे उसके कारण क्या होगा, बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में आ जाएगा। तो प्रशिक्षित टीचर्स को भर्ती किया जाए। फिर शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं आयोजित की जाए, जिससे शिक्षण क्षमताओं में सुधार हो। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई टीचर्स के लिए कार्यक्रम लागू किए जाए और कार्यशालाओं को चलाया जाए, ताकि टीचर्स जो है वो अपनी क्षमता को और ज्यादा सुधार कर सके। फिर आता है गा पार्ट, सामाजिक और आर्थिक विकास की अगर हम बात करें, सामाजिक विकास में क्या बताया गया, पब्लिक स्कूल प्रणाली सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह बच्चों को नैतिक मूल्य, सामाजिक जिम्मेदारी, नागरिक कर्तव्यों के बारे में शिक्षा प्रदान करती है। ठीक, पब्लिक शिक्षा प्रणाली में आपको जो स्टूडेंट्स हैं पब्लिक शिक्षा प्रणाली में, वो कई सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि अपने सेक्टर की भी पढ़ाई करते हैं जिनमें उन्हें आगे जाना है, और बेसिकली वो नैतिक मूल्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं, सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समझते हैं, समाज में रहने वाले नागरिक की क्या जिम्मेदारी है, उसके क्या कर्तव्य है, इनके बारे में वो शिक्षा प्रदान करते हैं। फिर आता है छात्रों में अनुशासन, सहानुभूति, सहयोग की भावना विकसित होती है, जिससे बेहतर और नागरिक बनते हैं। ठीक है, छात्रों में क्या होता है कि भाई अनुशासन, डिसिप्लिन पैदा होता है, सहानुभूति पैदा होती है,
ठीक है, और सहयोग की भावना उनके अंदर विकसित की जाती है ताकि वो एक बेहतर नागरिक बन सके समाज में। फिर सामाजिक विकास के साथ आर्थिक विकास में किस प्रकार होता है? पब्लिक स्कूल के माध्यम से शिक्षित जनसंख्या तैयार होती है जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, ऐसा होता है कि काफी सारे जो फैमिलीज है वो अफोर्ड नहीं कर पाती अच्छे एजुकेशन, अच्छे स्कूल्स, महंगे स्कूल्स, तो वो पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाते हैं और इससे कोई हर्ज भी नहीं है। देखिए, ठीक है, अब पब्लिक स्कूल्स में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो काफी, आप कह सकते हैं कि एजुकेशन प्राप्त करके एक जनसंख्या हो जाती है जिसने एजुकेशन प्राप्त करी है, वो कहीं ना कहीं देश के आर्थिक विकास में हेल्प करेगी। किसी ने स्कूल से, पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करी है, उसने कोई छोटा मोटा काम चालू कर लिया, किसी वर्किंग कंपनी में जॉब कर ली, तो वो देश की आर्थिक विकास में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षा से लोगों की कार्यकुशलता बढ़ती है जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और गरीबी में कमी आती है। अब शिक्षा से क्या होता है? कार्यकुशलता, कार्य करने की जो कुशलता है उससे में बढ़ोतरी होती है, रोजगार में के अवसर ज्यादा से ज्यादा बढ़ते हैं, जो गरीबी कम होते हैं। ठीक, फिर आता है अतिरिक्त सुविधाओं की बात करें तो स्कूल्स में मिड डे मील की योजना चलाई गई। फिर आधुनिक सुविधाओं की बात करें तो पब्लिक स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं है सभी स्कूल्स में हम कहेंगे इस समय उपलब्ध है, परंतु पब्लिक स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम की तैयारी की जा रही है, लाए जा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर लैब हो गए, लाइब्रेरी, खेल के मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। साथ के साथ डिजिटल शिक्षा के माध्यम से छात्रों को नवीनतम तकनीक से अवगत किया है। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से टीचर्स के साथ साथ जो स्टूडेंट्स भी हैं वो भी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं जानी थी, और उस टेक्नोलॉजी के द्वारा वो अपनी स्टडीज को कवर अप कर रहे हैं। भी हमने बात करी थी कि किस चीज की, कि भाई फायदे क्या थे। अब हम देखेंगे नुकसान क्या है इस चीज के। संसाधनों की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। पब्लिक स्कूल में अक्सर बुनियादी ढांचे में कमी होती है जिससे पर्याप्त क्लासरूम, शौचालय या पीने का पानी की कमी होती है। अब देखिए, मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया, फीमेल्स जो स्टूडेंट्स है, लड़कियां, ठीक है, ज्यादातर घर वाले उनको इसीलिए नहीं भेजते स्कूल्स में क्योंकि वहां पे वॉशरूम्स की रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अब देखिए, पब्लिक स्कूल्स में एक ये आम चीज हो गई है कि वहां पे या तो क्लासरूम कम है, ठीक है, क्लासरूम अच्छे प्रकार के नहीं है, या फिर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, या फिर पीने के पानी की कमी है। तो इसीलिए ये पब्लिक स्कूल्स का नुकसान है। यही चीजें आपको प्राइवेट स्कूल्स में काफी अच्छी देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्लासरूम बहुत हैवी देखने को मिलेंगे, शौचालय व्यवस्था अच्छी होगी, पीने के पानी की सुविधा होगी वहां पे, और ये पब्लिक स्कूल्स में थोड़ी आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, कई स्कूल में मरम्मत रख रखाव की कमी के कारण सुविधा अच्छी स्थिति में नहीं होती है। क्या होता है, कई स्कूल्स में देख रेख की कमी होती है जिससे कि बाकी मरम्मत या रख रखाव में भी कमी आती है। फिर बात करें सीमित शैक्षिक सामग्री। अब स्टडी के लिए जो सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए वो भी सीमित है, उसमें भी कमी है। ठीक है, जैसे कि किताबें, लैब या फिर उपकरण, शिक्षण सामग्री, जो सहायक सामग्री है उसमें कमी होती है। इससे छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है उनकी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इस चीज से। ठीक है, अब बात करें शिक्षकों की कमी। अभी हम जो एक प्रकार से नुकसानों की बात करें तो शिक्षकों की भी कमी होती है, टीचर्स की कमी है, फिर अपर्याप्त प्रशिक्षण, ऐसे टीचर्स को भर्ती कर लिया गया जो कि सही प्रकार से शिक्षण नहीं दे पा रहे। इससे छात्र को सीखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। कई कई पब्लिक स्कूल्स में शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण और विकास के अवसर नहीं मिलते जिससे उनके शिक्षण विधियों में सुधार नहीं होता। शिक्षण विधियां क्या होती है कि भाई वो किस प्रकार के टीचिंग स्किल्स का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट को सिखाने में, उसकी कमी होती है जिससे कि स्टूडेंट सही प्रकार से सीख नहीं पाते। प्रशासनिक समस्या की अगर हम बात करें तो नौकरशाही बाधाएं हो गई। पब्लिक स्कूल के संचालन में नौकरशाही बाधाएं आती है जिससे सुधार में लागू करने में कठिनाई होती है। ठीक है, ऐसा होता है कि देखिए, सरकार काम कर रही है, उसमें जो व्यक्ति है वो सरकारी पोस्ट पे बैठा है, उसके द्वारा अगर कोई काम हो रहा है तो वो अगर वो नौकरशाही करेगा, ठीक है, वो उस चीज के लिए धांधलेबाजी करेगा या फिर नहीं करेगा वो काम, तो ये कठिनाइयां कठिनाइयां सामने आ सकती है। ठीक है, इससे क्या होता है, स्कूल के जो सुधार है उनमें काम करने में परेशानी आती है। फिर आते हैं प्रशासनिक प्रक्रिया की जटिलता और देरी से स्कूल की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देरी से स्कूलों की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है। अब क्या होता है कि भाई प्रशासन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जटिलता भी है और काम धीमे धीमे भी होता है, तो स्कूल की कार्यक्षमता पर प्रभाव आता है। फिर निगरानी और मूल्यांकन की कमी की बात करें तो पब्लिक स्कूल की निगरानी मूल्यांकन प्रणाली कमजोर हो सकती है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता की सही स्थिति का पता नहीं चलता। अब क्या होता है कि देखिए, पब्लिक स्कूल्स में एक तो निगरानी से रिलेटेड काम धीमे हो सकता है। ठीक है, स्टूडेंट्स की मूल्यांकन किस प्रकार करना है इस चीज में भी कमजोरी आ सकती है, जिससे क्या होता है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है ना उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन की कमी से सुधार की प्रभावशीलता कम होती है। घा पाठ आता है जिसमें बात कही गई सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं की अगर हम बात करें, सांस्कृतिक समस्याओं के बारे में क्या बात करें कि पब्लिक स्कूलों में विभिन्न सांस्कृतिक भाषाएं, सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं जिनकी आवश्यकताओं के समान रूप से पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण है। अब क्या होता है कि भाई पब्लिक स्कूल्स में अलग अलग सेक्टर्स या फिर अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, वो अलग अलग संस्कृति के हो सकते हैं, भाषा के हो सकते हैं, सामाजिकता के हो सकते हैं। अब क्या होता है कि उनकी अपनी
आवश्यकताओं को पूरा करना, मतलब हर एक स्टूडेंट की आवश्यकताओं को पूरा करना एक कठिन काम हो सकता है। ठीक है, ये चुनौती। सांस्कृतिक संवेदनशीलता की कमी से छात्र के बीच असंतोष और तनाव हो सकता है। अब सांस्कृतिक संवेदनशीलता के कारण क्या होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि अलग अलग संस्कृति से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनके बीच में क्या असंतोष देखने को मिल सकता है, तनाव देखने को मिल सकता है। लैंगिक भेदभाव की बात करें तो पब्लिक स्कूल में कभी कभी लड़कियों के साथ भेदभाव हो सकता है, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित हो सकती है। पब्लिक स्कूल्स में ऐसा भी कभी कभी देखा गया है कि लड़कियों के साथ भेदभाव देखा गया है। ठीक है, टीचर्स भी लड़कियों के साथ काफी हद तक भेदभाव करते देखे गए हैं, तो इससे शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। लैंगिक संवेदनशीलता के अभाव लड़कियों की शिक्षा में रुचि को कम कर सकता है। अब बात करें निष्कर्ष की, जितना भी हमने ऊपर पढ़ा उसके लिए यहाँ निष्कर्ष दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारे नोट्स आपको हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरे यूनिट, चौथे यूनिट, पांचवें यूनिट और छठे यूनिट के जितने भी नोट्स हैं आपको हमारे ऐप पे देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से डायरेक्टली आप ऐप को एक्सेस करके जितने भी नोट्स हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं हमारी वीडियो आने से पहले। साथ के साथ और भी जो सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल किए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।